बातचीत शुरू करने से पहले एक सवाल। क्या हो अगर संगीत किसी की सोच पढ़ सके? मतलब बिना कुछ कहे सिर्फ एक धुन से पता चल जाए कि किसी के दिल में क्या चल रहा है। ये सोचना ही कितना दिलचस्प है। एक ऐसी भाषा जो शब्दों के पार हो। बिल्कुल। और आज हमारे पास जो सामग्री है वो इसी दुनिया की गहराई में उतरती है। ये संगीत को सिर्फ सुनने की चीज नहीं बल्कि महसूस करने और एक तरह से जीने का एक तरीका बताती है। तो आज की इस चर्चा का मिशन है ये समझना कि संगीत की असली सूझ क्या है, ये हमारे अंदर से कैसे निकलता है और हमारी भावनाओं की परछाई कैसे बन जाता है। हाँ, और इसमें सबसे बड़ी बात जो कही गई है वो ये है कि हम अक्सर संगीत सीखने की शुरुआत गलत जगह से करते हैं। हम पूछते हैं कैसे बजाएं, जबकि पहला सवाल होना चाहिए क्यों बजाएं। स्रोत के मुताबिक संगीत कोई बाहरी कलाबाजी नहीं बल्कि हमारे अंदर की ऊर्जा, हमारी भावना, हमारी अभिव्यक्ति का नाम है। ये एक आंतरिक अनुभव है जिसे हम आवाज देते हैं। तो चलिए इसी विचार को खोल कर देखते हैं। स्रोत का सबसे पहला और बड़ा आइडिया यही है कि संगीत हमेशा मन से शुरू होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि कोई कैसा महसूस कर रहा है। जब कोई गिटार या पियानो उठाता है तो पहला सवाल तकनीक का नहीं बल्कि ये होना चाहिए, मैं अभी कैसा महसूस कर रही हूँ। ये सोच ही अपने आप में कितनी अलग है। हाँ, ये पारंपरिक संगीत शिक्षा को पूरी तरह से पलट देता है। आमतौर पर हमें पहले सारे गामा सिखाया जाता है, तकनीक पर जोर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर तकनीक से पहले अवस्था को प्राथमिकता दी गई है। सामग्री कहती है कि अगर मन शांत है तो हल्की धुनें निकलेंगी। हाँ, जैसे बांसुरी या पियानो जैसी धुनें स्वाभाविक रूप से निकलेंगी। और अगर मन में कोई तूफान है, कोई बेचैनी या उत्साह है, तो ड्रम बीट्स या तेज रिफ्स अपने आप बाहर आएंगे। मतलब संगीत हमारे अंदर बह रही एक नदी की तरह है। जी। अगर नदी शांत है तो पानी धीरे धीरे बहेगा, अगर उसमें उफान है तो लहरें भी तेज होंगी। बिल्कुल। और वाद्य यंत्र तो बस उस नदी को बहने का एक रास्ता देता है। सही कहा। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर संगीत हमारी आंतरिक स्थिति का ही प्रतिबिंब है तो क्या एक कलाकार जो निजी जीवन में दुखी है वो कभी खुशी का संगीत बना ही नहीं सकता? क्या उसकी कला हमेशा उसके व्यक्तिगत दुख से बंधी रहेगी? ये एक बेहतरीन सवाल है। मुझे लगता है कि स्रोत ये कहना चाहता है कि ये शुरुआत की बात है, प्रामाणिकता की बात है। शायद एक कुशल कलाकार अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख जाता है, लेकिन जब संगीत पहली बार पैदा होता है तो वो किसी गहरी सच्ची भावना से ही निकलता है। अच्छा। ये बनावटी नहीं हो सकता। ये संगीत को एक बहुत ही व्यक्तिगत और क्या कहते हैं ईमानदार क्रिया बनाता है। सही है। ये उसे एक परफॉर्मेंस से ज्यादा एक स्वीकारोक्ति, एक कन्फेशन जैसा बना देता है। और अगर संगीत हमारे अंदर से आता है तो हम इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं, यहाँ पर ये और भी दिलचस्प हो जाता है। स्रोत के अनुसार इसकी 3 मुख्य भूमिकाएं हैं। संगीत चंगा करता है, प्रेरित करता है और लोगों को जोड़ता है। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, स्रोत इसे बहुत ही व्यावहारिक और रोजमर्रा के उदाहरणों से समझाता है। हाँ, और वो उदाहरण बहुत ही रिलेटेबल हैं। जैसे दुख में ये एक दोस्त बन जाता है। जब शब्द कम पड़ जाते हैं या किसी से बात करने का मन नहीं होता तो एक गाना हमारा सहारा बन जाता है। बिल्कुल, हम सब ने कभी न कभी ऐसा महसूस किया है और खुशी में ये उत्सव का रूप ले लेता है। सोचिए, किसी पार्टी या शादी के बारे में बिना संगीत के अधूरा लगता है। हाँ, ये हमारी ऊर्जा को और भी बढ़ा देता है और तनाव में ये एक थेरेपी की तरह काम करता है, एक शांत करने वाली शक्ति की तरह। तो अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो इसका मतलब ये है कि संगीत हमारे जीवन में सिर्फ बैकग्राउंड में बजने वाली कोई चीज नहीं है। ये एक सक्रिय भागीदार है, एक इमोशनल टूल किट की तरह, जिसमें हर स्थिति के लिए एक अलग टूल है। इमोशनल टूल किट, ये शब्द एकदम सही है। ये एक ऐसा सहारा है जो अलग अलग हालात में अपना रूप बदल लेता है। ये एक ऐसा दोस्त है जो जानता है कि कब चुपचाप साथ बैठना है, कब साथ में नाचना है और कब बस गले लगाना है। सही बात है। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं, ये जीवन का एक हिस्सा है। इस टूल किट वाली बात को स्रोत और भी आगे ले जाता है। मुझे जो हिस्सा सबसे आकर्षक लगा वो था संगीत की अलग अलग शैलियों और उनके प्रभावों की सूची। ये एक तरह की गाइड जैसा लगता है, जैसे हर मूड के लिए एक अलग चाबी हो, एक म्यूजिकल फार्मेसी जैसा है। हाँ, ये बहुत व्यावहारिक है। ये संगीत को सिर्फ एक कला के रूप में नहीं बल्कि एक विज्ञान के रूप में भी दिखाता है, जहाँ हर शैली का एक खास असर होता है। जैसे स्रोत कहता है कि शास्त्रीय संगीत एकाग्रता बढ़ाता है। शायद इसकी जटिल संरचना और पैटर्न की वजह से हमारा दिमाग भटकना बंद कर देता है। बिल्कुल। और वही दूसरी तरफ भक्ति संगीत मन को शांत करता है।
जो कि स्वाभाविक है क्योंकि उसका उद्देश्य ही आध्यात्मिकता से जुड़ना है। और फिर बिल्कुल विपरीत छोर पर है पॉप म्यूजिक। हाँ, जो तुरंत ऊर्जा भर देता है। उसकी आकर्षक धुनें और तेज ताल हमें थिरकने पर मजबूर कर देती हैं। और रॉक? और रॉक अपनी शक्तिशाली ऊर्जा के साथ हमारे अंदर के जुनून को जगाता है। और लोक संगीत हमें हमारी जड़ों से, हमारी परंपरा से जोड़ता है। इससे एक सवाल मन में आता है जो स्रोत में भी उठाया गया है, क्या हम अनजाने में अपने मूड के हिसाब से सही संगीत चुन लेते हैं? मुझे तो लगता है हम सब ऐसा करते हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारा मूड हमें सही प्लेलिस्ट की ओर धकेलता है और स्रोत इस विचार को और भी आगे ले जाकर इसे एक व्यावहारिक सूची में बदल देता है। अच्छा। हाँ, ये बताता है कि किस मूड के लिए कौन सा संगीत सबसे असरदार हो सकता है। जैसे बेचैनी और चिंता के लिए हल्का इंस्ट्रूमेंटल संगीत जिसमें शब्द ना हो। सही, इसमें शब्द नहीं होते, इसलिए दिमाग को कुछ और सोचने के लिए नहीं मिलता, वो सिर्फ धुन पर ध्यान केंद्रित करता है। और खुशी के लिए पॉप और डांस जो उस ऊर्जा को और बढ़ाते हैं। आध्यात्मिकता के लिए मंत्र या भजन, और ये वाला तो सबका पसंदीदा होगा। यादों के लिए पुरानी धुनें, वो तो कानों में पड़ने वाली टाइम मशीन जैसा है। हाँ, एक गाना सुनते ही हम सालों पीछे चले जाते हैं, उस जगह, उन लोगों के बीच। और अंत में जब कुछ नया सोचना हो, मतलब रचनात्मक मूड के लिए जैज या लोफाई, इन शैलियों में अक्सर एक आजादी होती है, एक अप्रत्याशिता जो हमारे दिमाग को भी लीक से हटकर सोचने के लिए प्रेरित कर सकती है। तो ये सूची दिखाती है कि संगीत सिर्फ भावनाओं को व्यक्त ही नहीं करता, बल्कि उन्हें निर्देशित और प्रभावित भी कर सकता है। लेकिन क्या ये वन साइज फिट्स ऑल जैसा है? मतलब जो गाना मुझे सुकून देता है क्या वो सबको देगा? मेरी फोकस प्लेलिस्ट शायद किसी और के लिए सिरदर्द प्लेलिस्ट हो सकती है। बहुत अच्छा मुद्दा उठाया आपने, और स्रोत भी इस बात से सहमत है। वो बताता है कि संगीत हर किसी को अलग तरह से प्रभावित करता है। ये संगीत के सार्वभौमिक लेकिन साथ ही बेहद व्यक्तिगत स्वभाव को दिखाता है। मतलब एक ही धुन अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रख सकती है। हाँ, जो उनकी उम्र, व्यक्तित्व और जीवन के अनुभवों पर निर्भर करता है। स्रोत इसे कुछ श्रेणियों में बांटता है। जैसे भावुक लोग संगीत को दवा की तरह इस्तेमाल करते हैं। वे अपनी भावनाओं को शांत करने या उन्हें गहराई से महसूस करने के लिए इसका सहारा लेते हैं। वहीं दूसरी ओर जो लोग ज्यादा विचारशील या क्या कहते हैं एनालिटिकल होते हैं, वे इसकी ताल, संरचना और सामंजस्य को समझते हैं। वे संगीत में पैटर्न और एक तरह की गणितीय सुंदरता को सराहते हैं। अच्छा, तो उनके लिए ये एक बौद्धिक अनुभव भी है। हाँ, तो यहाँ हमें संगीत के असर के दो रास्ते दिखते हैं, एक सीधा भावनात्मक रास्ता और दूसरा संज्ञानात्मक यानी एनालिटिकल रास्ता। शायद इसीलिए एक ही दुख भरा गाना किसी एक को रुला सकता है और दूसरे को उसके कॉर्ड प्रोग्रेशन पर सोचने को मजबूर कर सकता है। और फिर पीढ़ियों का असर भी है। बच्चे संगीत से सीखते हैं, वर्णमाला से लेकर नैतिक मूल्यों तक सब कुछ गानों के माध्यम से सिखाया जा सकता है। और बुजुर्ग, उनके लिए तो संगीत यादों का खजाना है। हर गाने के साथ एक कहानी जुड़ी होती है। और अंत में कलाकार, उनके लिए संगीत अभिव्यक्ति का सबसे शुद्ध रूप है। वे इसमें अपनी कहानियां, अपने संघर्ष और अपनी खुशियां ढूंढते हैं। यह दिखाता है कि संगीत एक बहुआयामी चीज है जो हर किसी के जीवन में एक अलग और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इतनी सारी फिलॉसफी और विश्लेषण के बाद हाँ, स्रोत उन लोगों के लिए एक रास्ता भी सुझाता है तो संगीत बजाना शुरू करना चाहते हैं। और ये किसी भी जटिल ट्यूटोरियल से बिल्कुल अलग है, बहुत ही सरल और गहरा है। ये शायद इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि ये कैसे करें पर ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन एक बहुत ही दार्शनिक अंदाज में। ये उस डर को खत्म करता है जो कई लोगों को कोई वाद्य यंत्र उठाने से रोकता है। कहा गया है, साधारण से शुरू करें, एक ताल, एक सुर, एक पंक्ति। जटिल रचनाओं या परफेक्शन के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। बस एक छोटी सी चीज चुनें और उसे तब तक दोहराएं जब तक वो आपका हिस्सा न बन जाए। आपकी सांस की तरह। ये सलाह तो दबाव को पूरी तरह से हटा देती है। अक्सर लोग संगीत इसलिए नहीं शुरू कर पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बहुत मुश्किल है और उन्हें पहले दिन से ही परफेक्ट होना होगा। लेकिन ये स्रोत कहता है कि लक्ष्य परफेक्ट होना नहीं बल्कि जोड़ना है, उस एक सुर या ताल के साथ एक रिश्ता बनाना है। और फिर सबसे शक्तिशाली सलाह आती है जो सुनने में कविता जैसी लगती है। आंखें बंद करें, संगीत आपको बजने दें। इसका क्या मतलब है? संगीत हमें कैसे बजा सकता है? इस सलाह का सार दार्शनिक है। इसका मतलब है कि नियंत्रण छोड़ दें, अपने दिमाग को, अपने परफेक्ट होने की चाह को रास्ते से हटा दें और अपनी भावनाओं को बाहर आने दें।
संगीत को एक ऐसी शक्ति बनने दें जो आपके माध्यम से खुद को व्यक्त कर रही हो। वाह, ये इस विचार को पुष्ट करता है कि संगीत पूर्णता के बारे में नहीं बल्कि भावना के बारे में है। ये तकनीक पर अभिव्यक्ति की जीत है। बिल्कुल, लक्ष्य परफेक्ट होना नहीं बल्कि सच्चा होना है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार ये है कि संगीत हमारी भावनाओं का आईना है। तो जो सवाल हमने शुरू में पूछा था कि क्या संगीत हमारी सोच पढ़ सकता है, ऐसा लगता है कि उसे हमारी सोच पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो हमारी सोच से ही पैदा होता है। बिल्कुल, मुख्य बात यही है कि संगीत की शुरुआत बाहर के किसी वाद्य यंत्र से नहीं बल्कि हमारे अंदर की स्थिति से होती है। इसका असली उद्देश्य तकनीकी पूर्णता नहीं बल्कि सच्ची अभिव्यक्ति है। ये एक आंतरिक यात्रा है जिसे हम ध्वनि के माध्यम से बाहरी दुनिया के साथ साझा करते हैं। ये सब जानने के बाद एक विचार मन में आता है। स्रोत कहता है कि हमारी भावनाएं संगीत बनाती हैं। अगर हम खुश हैं तो खुशी का संगीत निकलता है, अगर हम शांत हैं तो शांति का। तो क्या इसका उल्टा भी सच हो सकता है? क्या संगीत हमारी भावनाओं को नए सिरे से बना सकता है? अगर हम अपनी मन की स्थिति को जानबूझकर बदलना चाहें तो क्या हम सिर्फ सही धुन या प्लेलिस्ट चुनकर ऐसा कर सकते हैं? मतलब अगर कोई उदास महसूस कर रहा है तो क्या एक खुशनुमा गाना उसे सच में खुश कर सकता है, या ये सिर्फ एक अस्थाई ध्यान भटकाना है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। तो अब ये सवाल हम सबके लिए है। एक पल के लिए जरा रुककर सोचा जाए कि हमारे अंदर ऐसी कौन सी धुन है जो बस बाहर आने का इंतजार कर रही है।